कंटिन्यू करते हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सके और अपने क्वेश्चन आंसर वो पूछ करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर सके। चलिए एक लेटेस्ट अपडेट आप लोग को बताना चाहूँगा। बीपीएससी का जो आरक्षण का दर, यानी बिहार से जो आपका आरक्षण का जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट का, आज उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कल आपका डेट होगा, यानी कल 19 को इसी कारण से आपका डिले हो रहा है। 19 सितंबर को आप लोग का जो है डेट आपका सुनवाई की दी गई है, यानी कल के डेट में आपका हो सकता है ये सारी चीज़ निकल के आएगी। इसके बाद ही आपका बीपीएससी 17 के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें सीटों की संख्या जो बताई जा रही है सर, कई लोग इसमें 1500, 1700, 1800 या 2000 पार भी बता रहे हैं। तो इसमें अभी आप बस अपने लिए एक सीट के लिए फाइट कीजिए। एक सीट के लिए आप फाइट करने जा रहे हैं, चाहे आपका 200 सीट आए, 2000 सीट आए, या फिर आपका कितने भी सीट आए, आपको सिर्फ आपको फिर भी एग्जामिनेशन देना है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, और जो फिर भी आपको एग्जामिनेशन देना है, जो लोग 2000 आई सीटें या 1500 आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके बस सीट आना चाहिए, वैकेंसी आना चाहिए, और आपके टाइम पर एग्जामिनेशन होना चाहिए, और कोई भी धांधली ना हो। बस इसकी आप कामना करें, इसकी आप कामना कर सकते हैं। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग के लिए देख सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करते हैं। 6 to 8 में अंकित आपका हो जाएगा। 6 to 8 में वो आपका यूआर में हिंदी में 87 में हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ओके। चलिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन लोगों का एक क्वेरी आया हुआ था और कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना दिया हुआ था, बीपीएससी टीआरई का जो आपको फाइनल आंसर किया आया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो लगभग 64% बोल रहे हैं संतुष्ट नहीं है। कई लोग का जो है कमेंट्स जो कि लाजमी है, उन सभी का कमेंट का हम इस पर जवाब देना चाहेंगे, और शायद ये क्वेश्चन आप लोग का भी होगा। अरमान आप सभी का बताते हैं, 1 मिनट आप ये देख लीजिएगा। देख सकते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अकाउंट्स और सब्जेक्ट के स्टूडेंट कोई भाषा क्यों आयरता में कंसेशन मिलना चाहिए, नहीं तो जिनको टोटल 85 है जिनसे कॉन्सेशन मिला, यानी कॉन्सेशन नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है, कई लोग को बेनिफिट मिल रहा है, और रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। अलग से एक प्रावधान आप लोग के लिए नहीं आएगा। अगर आप मैथ्स से हैं, मानते हैं कि आपको मैथ्स थोड़ा टफ होता है, या फिर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है, फिजिक्स हो या अकाउंट्स वाले हो, तो इन सभी को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको। लैंग्वेज मैंडेटरी है, लैंग्वेज में आपको 13 नंबर में आपको 9 नंबर लाना मैंडेटरी है। अगर आप इसको नहीं लाते हैं, आप उस प्रदेश के उस स्टेट को जो जाकर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए शिक्षा में आपका देख सकते हैं बॉटम में नाम आ रही है, पीछे से टॉप कर रहा है, उन सभी लोगों को लैंग्वेज पर पकड़ना। अब मान लीजिए कोई आकर के नागालैंड के बच्चे जिसको हिंदी नहीं आती है, और वो आकर के भोजपुरी या मैथिली या मगही में पढ़ाने की कोशिश करता है, उसको हिंदी की नॉलेज नहीं है, सोचिए वो लोकल लैंग्वेज में कहाँ से पढ़ा पाएंगे। वो भी उन सभी लोगों को पढ़ाएंगे जो कि प्राइमरी के स्कूल के लिए, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, ये सारे बच्चे जो होते हैं आपके स्टार्टिंग इनिशियल फेज में होते हैं। उन लोगों को बॉटम में, यानी कि लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट आना चाहिए। खास करके अगर बिहार में अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप यूपी के हैं तो चलेगा, एमपी के हैं चलेगा, हरियाणा के, इन सभी लोगों को, राजस्थान के, हिंदी एटलीस्ट इन लोगों को आती है। नॉर्थ इंडिया वाला अगर आते हैं, साउथ इंडियन बुलाएंगे, वो भी सरकारी स्कूल में, जो कि प्राइमरी में 1 to 5 में स्टूडेंट जाना नहीं चाहते हैं। 75% अटेंडेंस की आपका रखा गया क्राइटेरिया, बट वो फुलफिल नहीं होता है। उसको ज़बरदस्ती उसको फुलफिल किया जाता है, ज़बरदस्ती उसको बढ़ा जाता है, और आके 10th का एग्जामिनेशन, 12th का एग्जामिनेशन में ये सारे क्राइटेरिया को अपने ताके पर रख करके आगे कंटिन्यू किया जाता है। पैसे लेके ला करके 100, 200, 500 दे करके आगे कंटिन्यू करते हैं ये लोग, जो कि भली बात है, आप लोगों को सभी चीज़ें पता है। तो ये लैंग्वेज मैंडेटरी है, 9 नंबर लाना मैंडेटरी है। हालांकि टीआरई 2 में अतुल प्रसाद जी ने इसको 0 कर दिया था, जिसमें बहुत सारे बवाल हुआ था। लैंग्वेज मैंडेटरी है, टीआरई 1 में 9 नंबर लाना मैंडेटरी था। जिन लोगों का आपका नंबर कम है, वो लोग आप निश्चिंततापूर्वक कर रखें कि आपको जब फाइनल आंसर किया है दोबारा आएगा, इसकी संभावनाएं बन रही है, इसकी संभावनाएं बन रही है।
नेक्स्ट देख सकते हैं, ये बीपीएससी आंसर की आपका जो है सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा, और 2-3 क्वेश्चन हमेशा गलती, इनकी बातें मैं सहमत हूँ। चाहे अगर आप मैं हम लास्ट टाइम से बता रहा हूँ, हमेशा बता रहा हूँ, बीपीएससी जानबूझ करके या फिर क्या पता कौन सेटर है या फिर कौन सेट करके क्वेश्चन देता है, वो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे हमेशा। आप चाहे तो 3 बार इनसे आंसर की मंगवा ले, 4 बार मंगवा ले, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको नेग्लिजेंस कर करके, यानी उसको इग्नोर करके या डिलीट कर करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिंदु को देखें। CO2 वाला भी क्वेश्चन गलत किया है, बिल्कुल CO2 SO2 वाला जो क्वेश्चन है, और ये एक बच्चे ने काफ़ी अच्छा से इसका विस्तार किया था, और इसमें से पूरा जिसको कि ये क्वेश्चन बीपीएससी जो उठा है, ये यूपीपीएससी और यूपी टैट उत्तराखंड का जो है आपका पीसीएस का क्वेश्चन को उठा करके डायरेक्ट डाल दिया था, और सभी स्टेट वाले जो सिर्फ SO2 मानती है, SO2 यानी कि आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। चलिए आप लोग को जो डाउट आता है उसको हम कैरी करते हैं। अरमान उर्दू में 63 में आपका हो जाएगा, हाँ 63 में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम जो आपका है 63 गया था, 67 आपका यूआर का गया था, और ये 57 आपका जनरल का गया था फीमेल के लिए। और जिन लोगों ने जो उत्तराखंड सॉरी यूपी के खास के लिए, इसमें बहुत सारे महिलाएं जो है कार्यरत हैं TRE 1 में सेलेक्ट लेकर के। अभी कई लोग हैं आपका कैमूर में है, कई लोग बांका में, कई लोग पटना में, मुजफ्फरपुर और लखीसराय में जाकर के वर्किंग कर रहे हैं। यूपी में एज कंपेयर करेंगे तो बिहार से जो है आपका सैलरी में थोड़ा डिफरेंस होता है, इवन आपका कई चीज़ें हैं, बट वो अपना, क्योंकि 2018 से यूपी में कोई भी वैकेंसी या 69,000 की वैकेंसी अभी भी कंटिन्यू वो फंसी हुई है, उसका क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण है वो बेरोजगार लोग कहीं ना कहीं जॉब कहीं कुछ मिल जाए बेहतर है, ना कुछ से भला। वो आपने कहावत सुना होगा, कुछ ना तो कुछ ना सही, यानी कि अगर बहुत कुछ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा भी मिल रहा है तो उससे बेहतर आप, इसलिए वो सारे लोग कार्यरत कर रहे हैं। EWS में आपका इस तरह से गया था, और EBC में देख सकते हैं ये था आपका BC में SC का ST का। इस बार भी जो संभावना है इसमें 2 से 3 नंबर का और भी डिक्रीज होगा। कई लोग का डाउट है कि इतने, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की के बाद आपका नंबर घटा है, 6 से 7 नंबर घटा था, और इस बार एवरेज देखा जाएगा तो 3 से 4 नंबर इस बार ऑफिशियल आंसर की का घटा है। तो दोनों का एड ऑन करेंगे तो ऑलमोस्ट 9 से 11 नंबर आप लोग का घटा है। बहुत सारे लोग, ये सभी लोग की बात कर रहा हूँ, लगभग 80% जनता की, 80% लोगों की जो है मार्क्स घटे हैं। तो आप लोग का 20% जो ऐसे लोग हैं, या तो एज इट इज जो है वही रहा है जो उन्होंने कैलकुलेट किया था, कुछ ऐसे जनता है जिनका 2 से 3 नंबर इंक्रीज भी हुआ, वो सारी जनता भी यहाँ पर उपलब्ध है, आपको दिखाना चाहूँगा। वो सारे भी लोग हैं जिनके नंबर आपके यहाँ पर बढ़े हैं। देख सकते हैं ये आपकी जनता है, लगभग 700 750 लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया। यहाँ रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं, देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 34% लोगों का है 4 नंबर घटा है, 25% 3 नंबर घटा है, दो आपको 20% लोगों का 2 नंबर घटा है, 12% ऐसे लोग हैं जिनका 1 नंबर घटा है, 8% लोग हैं मात्र जिनका या तो इंक्रीज हुआ है या वही रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कई लोग का कमेंट्स जो आया आप इसमें देख सकते हैं, ना तो घटा है ना बढ़ा है, ये इस तरह के, यानी कि बहुत कम जनता है। यानी कि 100 अगर बंदे की बात करें, 100 बच्चे की बात करें, तो सिर्फ 8% लोगों का है नंबर इंक्रीज हुआ है या वही रहा है, मैक्सिमम लोगों का है जो नंबर घटा है। तो इसलिए ये सारे जो है डिफरेंस अगर देखेंगे तो यूआर में सबसे ज़्यादा डिक्रीज होने की चांसेस है, क्योंकि यूआर के जो है सीटों की संख्या है 40% है। मैं सिर्फ परसेंटेज की बात करूंगा, एग्जैक्ट नंबर आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट सीटों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका है आपका इस बार अप्लीकेंट इतना है और इसमें सीटों की संख्या 28,026 है, इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40% अगर देखेंगे तो आपका 3 से 4 नंबर घटेगा आपका यूआर मेल के लिए। अगर आपका 75 से 80 की बात हम बता रहे थे, इस बार संभावना है आपका 72 से लेकर के 76-77 भी है, तो आपका यूआर में आपका संभावना बनती है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगी। और फीमेल की बात करें 65 से 75 बता रहे थे, इसमें 2 से 3 नंबर डिक्रीज होगा, 62 से 67 है तो भी आपकी संभावना बनेगी, 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आती है। आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। बाकी कैटेगरीज में देखें, EWS की बात करें, इसमें भी 1-2 नंबर डाउन होगा, EBC भी डाउन होगा, BC वाले अगर आपका 66 के आसपास भी बन रहा है तो आपकी संभावना बनती है, SC में आपका 55 के आसपास बन रहा है तो भी आपकी संभावना बनेगी, इसमें आपका ST में 56 के आसपास भी बनेगी तो संभावना बनेगी। ये फीमेल की अगर चर्चा करें तो आपके इसमें भी 1-2 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, यानी इंक्रीज डिक्रीज करके आप लोग का बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग अपना डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। चलिए क्रिकेट अड्डा PRT में 84 में हो जाएगा, मैथ्स में आपका 84 बन रहा है, PRT में 84 है, और मैथ साइंस में आपका 96 बन रहा है। बिल्कुल आपको दोनों चांसेस हैं, दोनों में आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट PGT में 82 बन रहा है, हिंदी में बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट 62 EBC में फीमेल में, TGT में साइंस में, हाँ 72 में हो जाएगा। रंजीत सर देखिए
बाकी अभी जब तक आप वेट कर लीजिए 6 to 12 यानी 6 to 8 वाले का अभी 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल आंसर की। और आपका 9 से 10th 11 से 12th वालों के लिए 22 सितंबर तक संभावित है आप लोग को आंसर की आने की, 22 सितंबर तक। फिर आपके 2 से 3 नंबर वहाँ पर भी आपके डाउन होंगे, एग्जैक्ट आप नंबर आप देख पाएंगे। बिल्कुल आपकी बातें सही है। मैथ साइकिल आपने अपना कमेंट्स पे जाए श्री राम जी, अगर वो बनते थे उनको हिंदी आती थी, ऐसा ऐसा नहीं कि जितने भी नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडियन के हैं उनको हिंदी आती थी। ये अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ाते भी तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बातें कर रहा हूँ प्राइमरी लेवल का, जो इनिशियल लेवल का है उन वो नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको लोकल लैंग्वेज या एटलीस्ट हिंदी आपको आना चाहिए। अगर पीआरटी की बात करें वो वहाँ पर प्राइमरी होता है। तो आपको ये पर्सनल नहीं लीजिए, मैं आपको पर्सनल नहीं लीजिए। आपके 8 नंबर और 22 नंबर जो है आपका एटलीस्ट, क्योंकि इंग्लिश तो आती है उनको, इंग्लिश में वो 8 नंबर आराम से लाते हैं। और एक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी 22 क्वेश्चन में अगर वो ए भी रंग के आते हैं, ए भी कोई एक ऑप्शन भी रंग के आते हैं, तो बीपीएससी या कोई भी बोर्ड जो होती है एक ऑप्शन को 33% या 30% के आसपास वेटेज मानती है। 30% भी हम नहीं मानते, मानते 20%, क्योंकि 5 ऑप्शन है आप लोग के लिए। तो 20% भी इसका निकालेंगे तो 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो आपके 12 नंबर आ गए ऐसे भी। ऐसे भी आपके 12 नंबर, सॉरी, ऐसे भी आपके 12 नंबर आ गए। 9 नंबर लाना मैंडेटरी है, बट बीपीएससी क्या डिसीजन लेती है इस पर आप डिपेंड करते हैं। मेरे ऊपर डिसीजन नहीं है, आपके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है, मेरे द्वारा कहे गए शब्द के अनुसार कुछ भी नहीं होगा। बीपीएससी जो आयोग आपका नोटिफिकेशन में दिया गया इसके अनुसार आपका चलेगा, ठीक है। आप पर्सनली रामानुजन पर, आप मैथमेटिशियन पर आप मत कीजिए, क्योंकि उनकी एक अलग ही दैव्य शक्ति थी। उनके पास जो है मैथमेटिक्स का जो था एक दैव्य शक्तियाँ थी, और वो आपका उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल वो पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश तेलुगु तमिल जानते थे। रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंस्टीट्यूट आपका, और सीबीआई का स्टूडेंट हूँ, मुझसे ज़्यादा ओके, आपको आइडिया होगा। दैट्स अ गुड थिंग्स। मैथ साइकिल यह हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, यह हमसे फाइट करने या फिर हमसे ज़्यादा कुछ करने से आपको बेहतर है कि आप बीपीएससी को अपना टैग कीजिए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है बीपीएससी साइट पर जाइए, बीपीएससी साइट पर जा करके उनको टैग कीजिए। इनके पास आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप उनको अगर कोई दिक्कत है, मानते हैं कि आपका शायद नंबर कम आया हुआ, ये सारे नंबर हैं आपके दिए हुए, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सारे नंबर पर आप दे करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। टीईटी में मैथ में हो जाएगा 102 नंबर में 100% आपका हो जाएगा, यस राज। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पीआरटी में 70 प्रियंका आपका बन रहा है, फीमेल में यूपी से हो जाएगा 70 में। नेक्स्ट चलिए, आई होप कि आपको आंसर मिल पाया होगा। मैथ साइकिल जो आप अपने बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स अ गुड थिंग्स, बट ये बीपीएससी और जो मानने की कोशिश कर रहा है, यानी जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया वो अपने बातों पर रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन चेयरमैन जो कि बीपीएससी की पिछली बार टीआरई 2 में है उसको निरस्त कर दिया गया था, लैंग्वेज के पेपर को हटा करके वो 0 कर दिए गए थे। तो हो सकता है इस बार भी हो सकता है 0 इसको कर दें, ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन और चेयरमैन पर सारी चीज़ें। 81 में आपका संजीत वर्मा आपका हो जाएगा 81 में पीआरटी में। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट मैथ साइकिल। लेकिन सर आप बताया कि मैं मेरे 96 मार्क्स आ रहा मैथ साइंस में आपका, बट हिंदी में 8 मार्क्स आ रहा है, आंसर रॉन्ग है। आप चैलेंज किए थे आपने मैथ साइकिल, आप पर्सनली अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आपके इंग्लिश में 7 क्वेश्चन आपके इसका कुछ कीजिए। देखिए आप लोग इसके लिए आप सिर्फ अपने बीपीएससी चेयरमैन को ये अपनी बातें रख सकते हैं कि इस तरह से आपका टीआरई 2 में हुआ था, इस बार भी संभावना है। आप में कोई भी मैथ्स और साइंस पढ़ाने में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, जो मुझे जो क्योंकि आप ऑलरेडी आपके
या किसी को दिक्कत नहीं होती। इवन इसमें लैंग्वेज की बैरियर होती नहीं मैथ्स में ज़्यादातर, कोई भी आप लैंग्वेज में इंग्लिश में बच्चों को समझा सकते हैं, अपने लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इनको नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, TRE 1 में फॉलो किया गया था, TRE 2 में फॉलो नहीं किया गया था, TRE 3 में क्या संभावना है आप लोग खुद देख सकते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ओके, आप नहीं कर पाए थे, रिसर्च में बिजी थे, वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है, आपके साथ हैं हम। जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। आप पर्सनली हमें कांटेक्ट कीजिएगा, पर्सनली आप कांटेक्ट कीजिएगा। हम बाकी चीज़ें आप BPSC साइट पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको प्राप्त होगा। कोई भी होगा आप यहाँ से जाकर के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर के उनको कॉल करके IT सेल का नंबर होता है, इंक्वायरी आप अपना ले सकते हैं। BPSC का आप कॉन्टैक्ट एक ऑफिशियल नंबर होता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप पर्सनली हमें कांटेक्ट कीजिएगा। शायद इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ दिया गया है नंबर कोई उठाता भी नहीं कॉल। बाकी चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा एक नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, मैं साइकिल आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। 17 नंबर आपको बन रहा है वो 119 में, बिल्कुल आपका 119 में आपको हो जाएगा। अदर स्टेट की फीमेल में 70 में 119, एक नंबर आपको सभी लोग को मतलब बेनिफिट मिल गया एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है BPSC उसको निरस्त कर दिया था, यानी डिलीट कर दिया। हिंदी भाषा में अगर देखें तो उसको निरस्त करना कहते हैं। देख सकते हैं आपके जनरल का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग जिस मतलब पेपर को देने जा रहे हैं, खासकर लैंग्वेज पेपर TRE 4 वाले, इस तरह का कंडीशन अगर होता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है 9 क्वेश्चन, आप 8 क्वेश्चन इंग्लिश पेपर में होता है, इंग्लिश में आप उसको अपने ढंग से लगाइए। अगर 8 में आप 8 नहीं लगा सकते हैं, आई नो, बट 6 तो आप सही कर सकते हैं, 6 5 7 तो कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी ए ऑप्शन से लेकर के A से लेकर के C के बीच में, ABC, ये 3 ऑप्शन से लेकर के अगर आपको कुछ जानकारी है, नॉलेज है हिंदी का, तो आप लगाइए। बाकी आप ABCD सिर्फ एक उठा करके, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, तो आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं। कम से कम आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, और इधर आपका 5 क्वेश्चन सही हो रहा है, 6 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपका 9 क्रॉस हो जाएंगे, 9 क्रॉस हो जाएगा। आप निगेटिव में मत रहिएगा कि आपके 95 आ रहे हैं मेन पेपर में, आपके 120 में 95 आ रहे हैं, और पता चला लैंग्वेज के कारण आपका 8 नंबर के कारण आपको बाहर कर दे, बहुत दुखद की बात होगी इसमें। अगर ऐसा होता है तो बहुत दुख की बात होती है। आपने यहाँ पर बहुत मेहनत किया, रिसर्च किया, R&D किया, बट आपका रिजल्ट नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी लोग, यदि सर रॉन्ग आंसर पर यदि रिजल्ट देता है तो BPSC में बिल्कुल आप चैलेंज करेंगे, तो BPSC TRE 3 रद्द हो जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। प्लीज टेल, देखिए रद्द नहीं होते, उस पर आपको सुनवाई काफ़ी समय ले लेती है, तो पूरी तरह से सभी लोग को चेंजेस करना पड़ेगा, या फिर जो लोग उसमें रहते हैं, यानी जिनका नाम रहता है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, BOD जिसको कहते हैं। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल करके आपको पूरी तरह से निरस्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप 1 2 या 10 लोगों के कारण लाखों लोग को वो प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। वो 10 लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। ये आपको जो कानूनी अधिकार है, इस तरह से जो वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, कानूनी तौर पर लॉ, आपके जो वकील हैं, एडवोकेट है, और अच्छे ढंग से आपको समझा पाएंगे। जितने लोग उसमें जो आपका कई लोग आ रहा, आपने सुना होगा कि ये सारे लोग जो हैं जिनका साइन किया हुआ है, बाद में उनको 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद उन्होंने जीत लिया, जिसे आप बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन BPSC जानबूझ कर उसको गलत दिया है। BPSC अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, हालांकि एक बार मौका फिर से देगी BPSC, आपको 500 रुपया लेके पर क्वेश्चन का चार्ज लेकर के आप उसको प्रूफ अगर दे पाते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक का, कोई भी NCERT SCERT बुक का, तो उसको BPSC सही करके देगी। इस बार भी देखिए कई क्वेश्चन को सही करके दिया है, इसमें देखेंगे इसने रिमार्क्स में डाला है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि UPPSC या उत्तराखंड के क्वेश्चन उठा करके डाला गया है, कई क्वेश्चन को डिलीट किया गया, और कई चीज़ें का इसने इसने आपको प्रूफ दिया है, इसमें कई चीज़ों को इसने प्रूफ दिया है, तो वो सारी चीज़ें चेंज करेंगे आपके, इस पर चलेगा। ये नहीं कि वो जो है लो से बाहर है या आपके चीज़ों से बाहर है, पूरी तरह से निरस्त नहीं होगी। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट, या फिर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की डिमांड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा धांधली होता है, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप ये एक क्वेश्चन के कारण मान लीजिए 10 से या 50 लोगों को आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो 50 लोग जो इसके लिए डिमांड करेंगे, आपत्ति दर्ज करेंगे, ऑब्जेक्शंस करेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। और मान लीजिए एक क्वेश्चन के कारण 5,000 या 10,000 यानी मास लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, 50,000 लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है दोबारा ये एग्जामिनेशन ले लिया जाए, या निरस्त कर दिया जाए, या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। जिस तरह से पेपर लीक की समस्या हुआ आपका 1 में हुआ था, उसको कैंसिल करके दोबारा री एग्जामिनेशन हुआ, इस तरह से सारे आपको प्रूफ आपको इकट्ठा करना पड़ेगा सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है MPTET आपका जो है, लेकिन सर मेरा MTET में आपका
बगैर से दो में एक बार सुप्रीम कोर्ट और तक आंसर का चैलेंज किया गया था। रिजल्ट दोबारा से बना गया और जो पहले पास थे फेल हो गए थे। हो सकता है ये भी संभावना हो सकती है। डिपेंड करता है, मैंने बताया कि कितने लोगों को इम्पेक्ट कर रहा है। मान लीजिए मैं सिर्फ एक लोगों को इम्पेक्ट कर रहा है तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके आगे बढ़ा जाएगा। अब 1 लाख लोगों को इम्पेक्ट पड़ेगा तो बिल्कुल है, कई लोग इसमें हो सकता है इन हो जाए, कई लोग आउट हो जाएंगे, कई लोग आउट होंगे, ये इम्पेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है PRT 89 में हो जाएगा आपका। अजीत AJ IIT नेक्स्ट है 89 IIT, बिल्कुल चांसेज है। नेक्स्ट PGT कंप्यूटर साइंस में EBC में 66 में चांसेज है, बिल्कुल रंजू EBC फीमेल में 66 में हो जाएगा। नेक्स्ट गुड़िया सिंह आपका TGT में मैथ्स में आपका 86 बन रहा है, EW से होगा, EW से हो जाएगा TGT वाले। ऑफिशियल आंसर की आप वेट कीजिए आप लोग 6 तारीख, यानी कि 6-7 दिन और बचे हुए हैं, मतलब 22-23 तक आपको 5-6 दिन से, आज से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5-6 दिन और आप लोग को वेट करना पड़ेगा। संस्कृत में आपका PGT में 75 में चांसेज है, बिल्कुल होगा या नहीं, अदर स्टेट से हो जाएगी। फीमेल में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 1 to 5 में OBC में प्रफुल हो जाएगा आपका 75 OBC में। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। सेम क्वेश्चन आ रहा है संस्कृत में। संदीप मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है। 75 में आपका फीमेल में हो जाएगा। राजू सर ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए जिन लोगों को आंसर मिल पाया हो यानी आपको रिस्पांस मिल गया, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको इसी कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे तो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या लिंक आपको प्रोवाइड होगा, यहाँ पर भी आपको लिंक होगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। EVC में 77 में TGT में हो जाएगा उसमें। संदीप ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए EVC फीमेल म्यूजिक में 77 में हो जाएगा, EVC में आपका हो। चलिए नेक्स्ट PRT UR में आपका 77 में हो जाएगा माई। नेक्स्ट PhD हिंदी में से 82 आ रहा है, जनरल से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 77 फीमेल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नीतीश 82 में जनरल से हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ 82 में हो जाएगा हिंदी PGT में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट था उसके बारे में मैंने चर्चा किया, आपको बता दिया, और बस आप लोग इंतज़ार करिए 6 to 12 वाले जितने लोग हैं, आज या फिर हो सकता है संभावना है आपको कल तक आपको सभी लोग का आंसर की आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब कई लोग का एक क्वेश्चन भी था कि जितने लोग का डाउटफुल है फिर से, क्योंकि TRE 2 में आपका 3 बार आंसर की आया था, आप लोग जो लोग TRE 1 और TRE 2 दिए थे, TRE 1 में आपका 3 बार आंसर किया था, TRE 2 में आपको 2 बार दिया गया था, और इस बार संभावना है कि इस बार भी 1 बार और जारी किया जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन लगभग 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन हैं और उसमें BPSC गलत दिया है उसके आंसर की। 10 से 12 क्वेश्चन इम्पैक्ट करता है, 1 से 2 ही नेग्लिजेंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का कमेंट मैंने आप एक मतलब यूजर का आप लोगों ने देखा, सब्सक्राइबर का, उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि अगर इस तरह से अगर आप नेग्लिजेंस नहीं करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन को
तो बीपीएससी हो सकता है आपका 2025 में रिजल्ट दे, जो कि उनकी बातें सही है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2-2.5 महीने का समय बचा है, और इसमें अगर ये क्लियर नहीं होती तो TRE 4 भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें भी डिले हो सकता है, यानी कि उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को लेट से मिलेगा। यानी कितना लेट से मिलेगा, संभावना है अभी नवंबर में आने की, और अगर वो डिले होता है फिर आगे भी डिले होता चला जाएगा सारी चीज़ें। चलिए संदीप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। अंकित आनंद, आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पीजीटी संस्कृत में 2 क्वेश्चन डिलीट है सर, उसका नंबर मिलेगा या नहीं? देखिए 2 क्वेश्चन आपका डिलीट है इन द सेंस कि आपको 118 नंबर पर कैलकुलेट होगा, उन सभी को कॉमन नंबर मिल गया है, सभी लोग को कॉमन नंबर। अब 120 में कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि 118 नंबर में आप लोग का जितना नंबर आया उसी के बेसिस पर आप लोग को होगा। चलिए नेक्स्ट। ओके अंकित आनंद, आप क्या बात कर रहे हैं, गजब का में टेम्परामेंट होता है कई लोग का। पीआरटी में इनका मतलब रिस्पॉन्स अगर नहीं दिया तो वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, चलिए जा सकते हैं आप। मैं आपका आंसर बता देता हूँ, पीआरटी BC2 में आपका मेल में आपका 75 में हो जाएगा, आपको कसम है सही बताना। चलिए मैं इनको खुद यहाँ से भगा देता हूँ, आप कभी हम देख नहीं पाएंगे, परमानेंटली आपको ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट। संदीप ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। नितिन राठौड़, आपको UR 78 में आपका अदर स्टेट में हो जाएगा, पीआरटी में 78 में हो जाएगा। नेक्स्ट। मैथ्स में 100% आपका हो जाएगा यशराज, 102 नंबर। अब इवन आपका जनरल में होगा, आपके जो है भाई बंधुओं के लिए, आपके जो जनरल की सीट है, मतलब कि आपके OBC का सीट है उसको छोड़ दीजिए, 102 में आपका हो जाएगा। BC के सीट को आपको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आपका UR में फाइट होगा। नेक्स्ट है इरफान, आपका 81 में मैथ्स में EBC में हो जाएगा, चांसेज है, पूरा चांसेस है। चलिए नेक्स्ट। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रखें, जितने लोग का 100+ है, या फिर यस बहुत कम लोगों का है जो इनका 100 या 105 या 110 नंबर, जो कि बहुत कम लोगों का इतने नंबर आ रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो में। एज यूजुअल हम KGS यानी कि खान ग्लोबल स्टडी का जो है BPSC के लिए हम 70th BPSC के लिए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। ऑलमोस्ट आपका 61 क्वेश्चन हम करवा चुके थे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जिन लोगों को देखना है, ओके सर डिलीटेड क्वेश्चन मिलेगा या नहीं? डिलीटेड क्वेश्चन का मैंने अभी बताया, अभी आप शायद लेट से जुड़े होंगे। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका डिलीटेड है तो आपका 120 में नहीं होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा आपको 118 पर, इस पर नहीं बन करके बल्कि इस पर बनेगा, ठीक है। तो सभी लोग को बेनिफिट 2 नंबर का आपको मिल जाता है, यानी 118 पर आपका बनेगा। मान लीजिए किसी का पहले 60 नंबर आ रहा है, अब 120 में कितना परसेंट बना, यहाँ पर 50% बना। अब वही है 2 क्वेश्चन मान लीजिए किसी का घट गया तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा हो जाएगा, 60/118 होगा, यहाँ से निकालेंगे तो 50 से ज़्यादा परसेंट बनेगी, इस तरह से आपका कट ऑफ डिसाइडेड होगा। नेक्स्ट है डिलीटेड क्वेश्चन, वो BPSC अपने लिए रखती है, अगर 120 पर बनना होता अब 118 पर कैलकुलेट करेंगे, 2 क्वेश्चन अगर डिलीट हो गया। चलिए ओके सर तो यूट्यूब पर जितना अच्छा, चलिए संदीप के जितना अच्छा आप समझा करके बताते हैं, इस सारे बच्चे आपका संतुष्ट हो जाते हैं। ओके थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू। बस आप लोग से भी रिक्वेस्ट होता है, कई लोग जो क्वेश्चंस करते हैं, कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि 50-60 कमेंट एक साथ आते हैं, तो हो सकता है 50 क्वेश्चंस यानी 50 कमेंट्स में किसी एक का मैं भूल जाता हूँ या किसी एक का रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैक्सिमम कोशिश करता हूँ मैं 100% लोगों का रिप्लाई कर दूँ ऑन द स्पॉट एंड ऑन द रियल टाइम बेसिस पर। 1% या फिर 0.11% अभी इवन जब से मैं TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 के दौरान बताया हूँ, 1%, 0.11% को हम खुश नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी संभावनाएं कम होती है, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। जो भी मेरे पास नॉलेज है बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ 4-5 साल की है, उन सारे बेसिस के बेसिस पे आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट,
धीरेन्द्र आपका पीजीटी हिंदी में 83 में हो जाएगा। चलिए 83, आपका 85 है। नेक्स्ट है आपका पीजीटी हिंदी में आपका 83 है, टीजीटी में 85, दोनों में चांसेज आपका, दोनों का 91 है एंड 92। सत्येंद्र पंडित आपका दोनों में हो जाएगा, दोनों। ईवीसी आप छोड़ दीजिए, आप जनरल में आपका फाइट होगा। जनरल में ईवीसी भाई बहनों के लिए अपने सीट छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ईवीसी में आपने फॉर्म भरा है। और अच्छी बात है, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स 7-8 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा डीबी के टाइम में, जो कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी और आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ साथ जातीय और आवासीय, ये सारी चीज़ें आप सर्टिफिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ आवासीय से, यानी कि आपका फिर आधार से आपका काम चल जाएगा, आधार से काम चल जाएगा। जिन लोगों को जनरल में कंसीडर किया जाता है, चाहे ईबीसी एससी में है, तो उन लोगों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होती है। बट आपने जो फिल किया है फॉर्म भी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना मैंडेटरी होता है। इसका ये मतलब नहीं हम बता रहे हैं कि आपका 110 नंबर आ रहा है, आपका जनरल में हो गया और आपने ईबीसी से फॉर्म भरा है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ले जाने हैं, लेकिन यूआर में आपको सीट मिलेगा, यूआर में सीट मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, आप सभी लोग को समझ पाए होंगे। एससी में 47 है, 118 पर। अभी कुमार आपका चांसेज है एससी कैटेगरी में, आपका मेल या फीमेल एक बार बताइएगा। अर्चना कुमारी मौर्य आपका एसएसटी में 68 में, 82 में हो, कितना परसेंट? 100% चांस है एसएसटी में, यू आर फीमेल में। चलिए नेक्स्ट, मेल में चांसेज होगा, मेल में चांसेज होगा, बट आप टीआरई 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। हाँ, जिन लोगों को डाउटफुल लग रहा है, खुद भी अपने जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकले होंगे तो आपको खुद एक अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस बार होने वाली है या नहीं होने वाली। अगर डायलेमा अगर 1% भी अगर आपके मन में है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे मेरे से पूछें या कहीं से भी पूछें, हो सकता है अगर आपके इनर जो आपका जो सोल कह रहा है या कोई आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसमें आप तैयारी आप 3 गुना 4 गुना कर दीजिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा है यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। सत्येंद्र पंडित, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जब तक आप लोग का डिग्री नहीं हो जाता है, यानी कि नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, तब तक आप लोग के साथ रहेंगे। और हम टाइम टू टाइम जब भी मिलेगा समय, हम आपके कनेक्ट करेंगे। आप लोग का क्वेश्चन जो भी होगा, क्वेरी होगा, हम आपके सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। सर ओमार में एक क्वेश्चन में नितिन एक बार एक पेन पॉइंट के लिए लगा दिया है और 1 नंबर कम कर दिया है। पहले जब ओमार आई थी तब सही था। ओके, तो ओमार सीट फिर से एक बार सीट होगा, जारी किया जाएगा। एक बार मैंने आपको देखिए कल के डेट में नोटिस आपको पढ़ाया था, शायद आपको बताए हुए थे, देख सकते हैं। ओमार सीट आपको जो स्कूल टीचर्स के लिए एक देखिए जारी किया गया है। कल के डेट में आपका सारे नोटिस आया था। 19 से लेकर के 22 तक आप लोग जो जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे, यानी जुलाई में, ओमार सीट है 24 से लेकर के आप लॉगिन करके आप जो है ओमार सीट है उत्तर पंख और यानी रेस्पॉन्स सीट दोनों आपको ओमार सीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपको ओमार सीट और रेस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर 27/9 से लेकर के आप कंट्रोलर पर आपको भी आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह की दिक्कतें हो रही, प्रॉब्लम हो रही, तो आप 27 तारीख से 27 सितंबर से आप उसको मेल कर सकते हैं, जो कि है एग्जाम कंट्रोलर / आपको bpsc@gov.in पर आप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आपत्ति आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि रिस्पॉन्स मिल गया हो। नितिन राठौड़, चलिए राठौड़। नेक्स्ट है संदीप, आपका पीजीटी संस्कृत और फीमेल में अदर स्टेट में आपका 118 में से 75 बनना हो जाएगा, फीमेल में आपको हो जाएगा। नेक्स्ट 68 में आपका 83 है, नंबर हो जाएगा क्या भाई? बिल्कुल हो जाएगा। हिमालय कुशवाहा पीआरटी में 73 में हो जाएगा। श्याम कुमार ओबीसी में आपका है। नेक्स्ट बिल्कुल चांसेज है। नितिन राठौड़, ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। संदीप, मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। बाकी सभी लोग का क्वेश्चन का जवाब मिल पाया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एज यूजुअल जिन लोग को स्टडी करना होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जिन लोग को क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। आरके डिजिटल आपका 70 में हो जाएगा, 119 नंबर है, 119 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। 70 में हो जाएगा ई। चलिए कंटिन्यू करते हैं।
कल के डेट में आपको 60 क्वेश्चन तक करवाए थे और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बीपीएससी का 19th टेस्ट सीरीज आपका हम करवा रहे हैं बीपीएससी 17 के लिए केजीएस के लिए। अगर आप टीआरई 4 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी बिहार एसएससी या फिर कोई भी बिहार से संबंधित या इवन जिसमें जनरल स्टडी के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सर, फिर मैं डीबी की तैयारी करें? बिल्कुल, आप डीबी के लिए तैयारी क्या करना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप मतलब कि ओरिजिनल और साथ साथ उसके फ़ोटो को भी 3-4 कॉपियाँ करा कर रखें और एक्स्ट्रा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। साथ ही साथ ये कर सकते हैं, अगर आपका कोई एरर है यानी कि कोई मिस्टेक है नाम में या फिर संदीप में, मान लीजिए संदीप में SANDE, मुझे नहीं पता, आप फीमेल पूछ रहे हैं, मुझे पता है आप फीमेल है कोई है, मान लीजिए संदीप की जगह यहाँ पर EE की जगह आई रख दिया, तो आप उसको सुधार करवा लीजिएगा। 10th-12th में कुछ अलग है और ग्रेजुएशन में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, इसको सुधार करवा लीजिएगा। अगर बस ये कर सकते हैं डीबी में, और कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको हिमालय पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट है 77 में हो जाएगा पवन कुशवाहा। बार में 77 में चांसेस बढ़ रही है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का नंबर घटता हुआ दिख रहा है। 83 में हो जाएगा हिमालय कुशवाहा। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे विद एक्स्ट्रा इनपुट के साथ, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और व्याख्या को हम छोड़ते नहीं। आप लोगों को पता है कि हम टाइम लेंगे, मतलब कि कहीं भी देखेंगे जो कि चैनल, अगर आप कहीं लोग ABCD खेलते हैं यानी कि वो सिर्फ ABCD आएंगे, ABCD लगा कर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कितना समझ आया, कितना आपने क्वेश्चन को आपके माइंड में गया, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके सर, मोस्ट चलिए संदीप PRT में 77 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, आप लोगों को क्वेश्चंस जो होंगे उसका रिस्पॉन्स टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। क्वेश्चन है, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उनसे सही क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इंटरनेट आपका जो है कंप्यूटर के वाइड एरिया, आपका जिसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क WAN का उपयोग करके जुड़े होते हैं, या क्या ये सही है? कंप्यूटर जो कार्यालय के जो कितने कंप्यूटर होते हैं, क्या वैन के थ्रू जुड़े हुए थे? आप लोग बताइएगा। विभिन्न स्थानों पर स्थित आपका कंप्यूटर जो है लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। इसमें बताइएगा कौन सा कथन सही है, प्रथम, सेकेंड, थर्ड, आप लोग इसका व्याख्या पर चलते हैं। चलिए इसका सही है आपका जो है, कोई भी आपका बातें सही नहीं, दोनों आपके गलत है। इसकी व्याख्या को जानते हैं, आपका क्यों गलत है इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। किसी कार्यालय में जो है कंप्यूटर आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, यानी उल्टा लिख दिया था। इस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करके जुड़े होते हैं, ना कि वाइड एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क जो है छोटे और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि कार्यालय, स्कूल या घरों को कवर करते हैं। जैसे हम लोग भी अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये मेरा लैन के थ्रू कनेक्टेड है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्टेड है, जो वाईफाई हम यूज कर रहे हैं। जबकि वैन जो होता है उपयोग बड़ी दूरी पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म भी है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये लोकल है यानी नज़दीकी क्षेत्र में। जो हमारा जो आपका यानी वाइड एरिया नेटवर्क में जो होता है बड़ी दूरी पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे शहरों या देशों में। आपका कथन 2 भी गलत था, क्योंकि विभिन्न स्थानों विशेष रूप से बड़ी दूरी में जो है कंप्यूटर आमतौर पर वाइड एरिया नेटवर्क पे उपयोग करते हैं। इसकी व्याख्या को दोबारा समझते हैं। यहाँ क्या है, कार्यालयों को, ये दूसरे पेन की तरह, चलिए कार्यालयों के जो कंप्यूटर जो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क नहीं, बल्कि कार्यालय जो है लोकल एरिया में पड़ता है, इसको लैन से कनेक्ट करते हैं। किससे करते हैं? LAN लैन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लैन से कनेक्ट करते हैं। और विभिन्न स्थानों पर, यानी विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर जो है लोकल एरिया, अगर दूर स्थान है तो उसमें WAN का यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है और BPSC 17 के लिए या BPSC TRE 4 वाले जितने लोग हैं इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका डेल्फी, पर्ल, PHP, ECMA स्क्रिप्ट समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये ऑप्शन है आपके, ये देख सकते हैं। सीधे आंसर पर चलेंगे, सीधे आंसर आपका ये सभी प्रोग्रामिंग आपका या स्क्रिप्टिंग भाषाएं होती है। देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका डेल्फी, पर्ल, PHP, ECMA यानी स्क्रिप्ट में समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये सभी जो है प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। डेल्फी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एकीकृत विकास वातावरण। आई होप कि वॉइस सभी लोग को क्लियर जा पड़ा होगा। इसके एक बार चलिए थोड़ा और
पास में लिया है माइक को, ताकि आपको क्लियर वॉइस जा सके। डेल्फी या प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एकीकृत भाषा आपको वातावरण आईडीपी जिसको कहते हैं आईडी, जिसका उपयोग अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए किया जाता है। फर्ड एक उच्च स्तरीय समान उच्च उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रसिद्ध है। पीएचपी जो है, पीएचपी एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग भाषा है जो वेब आपका विकास के लिए उपयुक्त है। HTML में आपका एम्बेडेड होता है। इसी में जो है स्क्रिप्ट होता है एक मानवीकृत होता है, यानी मानव द्वारा बना होता है। स्क्रिप्टिंग भाषा विनिर्देश होता है जो जावास्क्रिप्ट जैसे भाषाओं को के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन। हाइसिस उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसके बारे में विचार करते हैं। इसमें सही क्या है उसके बारे में जानेंगे। यह PSLV C-43 मिशन का प्राथमिक उपग्रह है, बिल्कुल बातें सही। हाइसिस आपके बारे में करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखें इसका उपयोग दृश्य प्रकाश निकट अपरक्त लघु तरंग अपरक्त में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो दोनों बातें आपके सही है, तो दोनों बातें आपके सही है। चलिए नेक्स्ट है, देख सकते हैं इसके कथन को दोबारा हम आपको रिपीट करें ताकि याद हो जाए। यहाँ पर आपका हाइसिस जो है, हाई जिसका फुल फॉर्म होता है हाई फॉर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV C-43 मिशन का प्राथमिक पेलोड था। इसका वजन लगभग 380 किलोग्राम था। हाइसिस जो होता है, हाइसिस में यानी HYSIS, जिसमें IS जो है लास्ट का जो कैपिटल में लिखा है, में 2 पुश ब्रूम्स इमरजेंस लगे हैं जो एक दृश्यमान और निकट अपरक्त यानी कि VNIR रेंज में छवियों को कैप्चर करता है, और दूसरा जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड यानी SWIR रेंज में काम करता है। नेक्स्ट है आपका कथन 2 आपका देख सकते हैं। हाइसिस वास्तव में पृथ्वी की सतह को द्रव्यमान निकट अपरक्त और लघु तरंग अपरक्त क्षेत्रों में देखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी अवलोकन के लिए आपका मूल्यांकन डेटा प्रदान करता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सही क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसे चंद्रमा के ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव की सतह पर अन्वेषण करने के लिए प्रेषित किया जाता है। ये बातें गलत है। इसमें एक लैंडर या और एक रोवर शामिल है इसका उद्देश्य होता है चंद्रमा पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग करना होता है। ये बातें सही है आपका, केवल 2 बातें सही है, केवल 2 देख सकते हैं। पहला कथन आपका गलत था, यानी चंद्रमा 3 जो है को चंद्रमा की सतह का अन्वेषण करने के लिए प्रक्षेपित आपका किया गया था। इसका जो लक्ष्य विशेष रूप से आपका उत्तरी ध्रुव पर नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव पर था। इसमें ध्रुवों को चेंज कर दिया था, ये आपका दक्षिणी बल्कि ये आपका साउथर्न पार्ट में होगा, साउथ में पार्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो है इसका दूसरा कथन सही है आपका। चंद्रमा 3 में वास्तव में एक लैंडर और एक रोवर से लेस है। इसका प्राथमिक मिशन आपका चंद्रमा 2 के अनुभव के आधार पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना होता है, सॉफ्ट लैंडिंग, ताकि कोई भी दुर्घटना ना घट सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समझ इस तरह से है। 65 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि आपका जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है के पश्चात आपका लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह ऑक्सीटोसिन और एंडियाट्यूटिक आपका हार्मोन जो होता है ADH आपका, जैसे हार्मोन का उत्पादन और स्राव करता है। बिल्कुल ये बातें गलत है। पिट्यूटरी ग्रंथि को आपका हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है, हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बातें सही है, केवल 2 आपके सही है। देख सकते हैं पहला कथन आपका गलत है। पिट्यूटरी ग्रंथ का एक पक्ष लोभ रक्त प्रवाह में आपका ऑक्सीटोसिन और ADH यानी एंडियाट्यूटिक हार्मोन जिसे हार्मोन का स्राव करता है, लेकिन ये उनका उत्पादन नहीं करता है। हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस में उत्पादित होते हैं और फिर पाश्य लोब द्वारा संग्रहित और स्रावित किए जाते हैं। आपका कथन 2 आपका सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि आपका हाइपोफिसिस के सिर में एक अंतस्रावी ग्रंथि है। मनुष्यों में यह मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे आपका स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें सही विकल्प को हमको जानना है। सही विकल्प क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस में बिल्कुल बात है इसकी सही है। यह केवल आपका
अवायवीय शोषण में, अवायवीय नहीं वायवीय आपका जो है शोषण में मौजूद होता है, ये कथन करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ग्लाइकोलोज जो होता है आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम होता है। ग्लाइकोलोजियल जो होता है इसमें अलग इसका श्रवण होता है, इसमें अलग इसका यूज होता है। देख सकते हैं इसकी व्याख्या को चलते हैं। आपका देख सकते हैं इसके सही जो है कथन एक का आपका सही है, सी ऑप्शन से इसका। ग्लाइकोलाइसिस एक अवायवीय प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है यह इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। आपका ये ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है कथन दो आपका जो है एक एरोबिक और एनारोबिक दोनों जो है दोनों शोषण में मौजूद होता है। ये दोनों प्रकार के शोषण के लिए ग्लूकोज चयापचय में प्रारंभिक चरण रखता है। और इसमें क्या दिया गया था, तो देख सकते हैं केवल अवायवीय, केवल नहीं बल्कि दोनों में होगा। ठीक है, केवल नहीं होगा, दोनों में होगा। चलिए नेक्स्ट है, यह कथन गलत है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के आपका कोशिका द्रव में पाया जाता है, यानी आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव, जिसका कोशिका द्रव की खोज किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिका द्रव जो आपका जब किसी तरह का आपका जो इस तरह से रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ER ग्लाइकोलाइसिस आपको कोशिका द्रव यानी जीव द्रव जिसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाई जाती है। कोशिका द्रव में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका ग्लूकोज चयापचय के बाद आपको चरणों में शामिल होता है, जैसे कि साइट्रिक एसिड चक्र और ऑक्सीडेटिव आपका फास्फोराइलेशन में आपका शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से देख सकते हैं आप 67। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर आप साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन सा आपका पैराथायराइड आपका हार्मोन जो होता है PTH, जिसका प्राथमिक कार्य क्या है, PTH का इसका कार्य क्या है, तो इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका सीधे आंसर पर चलते हैं। रक्त में कैल्शियम के स्तर को आपको विनियमित करता है, नहीं रक्त में जो है पैराथायराइड हार्मोन का काम करता है। रक्त में आपको कैल्शियम के जो स्तर को वो विनियमित करने की कोशिश करता है, यानी मेंटेन करने की कोशिश करता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है PTH मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह हड्डियों में से कैल्शियम के स्राव को बढ़ा करके, आंतों में कैल्शियम के अवजनस्यों को बढ़ा करके, मूत्र में कैल्शियम की कमी को दूर करके इसे प्राप्त होता है। यह शरीर में उचित कैल्शियम संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, और जो हड्डियों में के स्वास्थ्य और मांसपेशियों के संकुचन सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। आपको दोबारा बता दूं, यस नो में भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको कुछ समझ आ रही, 1% भी समझ आ रही, 2% भी समझ आ रही, कुछ तो समझ आ रही होगी। चलिए, अगर आपने थ्योरी पोर्शन आपने नहीं कंप्लीट किया तो एक बार जरूर आप कंप्लीट कीजिएगा। मैंने NCERT आपको थ्योरी अच्छे से बताया वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। आपका प्राचीन इतिहास आ गया, आपका बायोलॉजी अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि सीरीज में सभी क्वेश्चन आपका रैंडम क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा आपको बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। हिस्ट्री वाले जरूर बताइए, इसमें सही कथन बताना है आपको। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित क्या है, अभिधर्म कोश है। क्या अभिधर्म कोश है, बिल्कुल। आपका विशुद्धि गम है, विशुद्धि गम है आपका। और नेक्स्ट है न्याय व अवतार है। न्याय अवतार, ये अवतार में विश्वास ही नहीं करते थे। परिविष्ट पर्वन है, पर्वन में आपका इसमें कोई विश्वास नहीं करते। पहला और दूसरा कौन है, बी ऑप्शन में इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। अभिधर्म कोश है, यानी कि धर्म है आपका, यह ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। आपका ये अभिधर्म कोश जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह एक वसुबंधु द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया, तो वसुबंधु, वसु यानी याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके आपका कृष्ण का जन्म जो हुआ, कृष्ण के जन्म का आपका जो है वासुदेव का जन्म हुआ, तो इसी से आपको याद रख सकते हैं। बुद्ध भी आपको कहीं ना कहीं विष्णु धर्म का अवतार मानते हैं। जो लोग इनको पूज नहीं पाते हैं, यानी कि रास्ते पर विवासना या फिर ये सारे रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, तो उनको भगवान मान लेते हैं। जैसे अभी आप गांधी के क्या, गांधी एक इंसान थे, गांधी जी एक इंसान थे, लेकिन कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद, 50-100 सालों के बाद कई लोग ऐसे बोलेंगे अच्छा झूठ भी नहीं बोलना होता है, अहिंसा नहीं करते थे, ऐसा भी कोई होता है क्या, फिर उसको भगवान बना देंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। शेरवाद बौद्ध आपका परंपरा के अभिधर्म साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति है। यह बौद्ध आपका शिक्षाओं और सिद्धांतों के विस्तृत विश्लेषण से संबंधित है। विशुद्ध आपका गम है जो एक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह बुद्ध घोष द्वारा लिखित, किसके द्वारा, बुद्ध घोष द्वारा लिखित आपका थेरवाद बौद्ध परंपरा में एक प्रमुख कृति थी। यह ध्यान और नैतिक आचरण के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। न्यायवाद जो है आपका न्यायावतार, यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यह दार्शनिक धर्म कृति द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो भारतीय दर्शन के न्याय स्कूल से संबंधित है, जो कि हिंदू दार्शनिक परंपरा का हिस्सा है। ये हिंदू दार्शनिक परंपरा का हिस्सा, हिंदू एक्चुअली धर्म नहीं है, पर सनातन एक धर्म से परंपरा संबंधित है। परिशिष्ट
आपका प्रबंध है, यह धर्म है आपका, ये ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये आपका परिशिष्ट। तो याद रखिएगा, इसको रिपीट कर देते हैं। आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ है, इसका कूट का है, एक अभिधर्म कोश है, आपका विशुद्धि मग है, और ये नियावतार आपका सनातन धर्म यानी हिंदू से, और ये आपका परिशिष्ट आपका जो है प्रबंध आपका जैन धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से, आप लोग बताइएगा इसका आंसर, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिए। करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसियन आवर्चात है सिर पर परत निशान। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मैक्स यू मैक परफेक्ट, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। और आप लोगों ने एक 6 क्लास से 7 क्लास में बरदराज की आपकी कहानी सुने होंगे, सिद्धार्थ की कहानी आपने सुने होंगे। चलिए, जहांगीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उनके सही कथन को जानते हैं। चलिए, उसने आगरा किले में आपका जंजीर ए अदल की स्थापना की थी, बिल्कुल आगरा में आपका जंजीर ए आपका अदल की स्थापना की। उसने अपना स्मरण जो है तुझे के जहांगीरी तुर्की भाषा में लिखा था, क्या लिखा था बताइएगा, इसका जवाब क्या है। ये मैंने बताया आपको मॉडर्न आपका मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, बताइएगा यस नो में भी ABCD आपको बताइए, एटलीस्ट आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ केवल एक बात है सही, दूसरी बातें आपका गलत है, केवल एक आपका सही है जी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। केवल कथन एक सही, जहांगीर ने आगरा किले में आपको जंजीर अदल यानी कि न्याय की जंजीर जिसको कहते हैं, अदल इसको उर्दू आपका जो भाषा में उसके भाषा में यानी जंजीर अदल यानी न्याय की जंजीर उसको कहते थे, की स्थापना की। ये एक ऐसी जंजीर थी जिसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सम्राट से न्याय पाने के लिए खींच सकता है, यानी एक घंटा लगा रहता था जिसको कभी भी कोई भी आकर के उस घंटे को अगर बजा दिया तो सीधे जहांगीर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी, और जहांगीर जो है उसको जाना जाता था न्याय के लिए, न्याय की जंजीर के रूप में। कथन 2 आपका गलत है, क्योंकि जहांगीर ने अपना स्मरण तुझके जहांगीरी जो है तुर्की भाषा में नहीं बल्कि फारसी भाषा में लिखा था। याद रखिएगा, ये भाषाएं जो है बहुत आपको डिफिकल्ट को पहुंचाएगी। ये किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में। फारसी भाषा मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा था। आप लोग को पता है कि मुगलों का जो है वंशज किसका है? बाबर के थ्रू है। बाबर जो कहाँ से आया था? बाबर कहाँ से आया था? तो ये अफगानिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से आया था, और उसको फारसी में ज़्यादा। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं था, हुमायूं जो कि इसको खूब पीटा था शेरशाह सूरी ने, और 1439 के चौसा के युद्ध में आपको बिहार से उठा करके इसको बहुत मारा और भगा दिया था यहाँ से। फिर आया 55-56 में, तब आपका अकबर का जन्म हो गया था। अकबर के बाद इसका बेटा आता है जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद आपका ये सारे जो है चलते हैं मुगलों का काल। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर है 17 नंबर। शेरशाह का आ गया जिसको हुमायूं ने खूब पटक पटक के पीटा था। शेरशाह के बारे में जानते हैं। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन के बारे में चर्चा करते हैं। उसने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय उत्तरदायी के सिद्धांत की शुरुआत की, बिल्कुल ये बात सही। उसने रुपया है नामक सिक्का जारी किया और पूरे साम्राज्य में मानकीकृत वजन और माप को निर्धारित किया, यानी जो आप लोग अभी वजन नाप देखते हैं, ये 5 kg है, 10 kg है, तो ये स्टार्ट उसी समय हो गया था। हालांकि अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है एक जगह तक जो कि यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, उसमें पहली बार स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह के द्वारा। इसलिए ये बातें भी सही है। उसने कोलकाता से पेशावर तक, यानी कोलकाता से लेकर के पेशावर तक एक भव्य ट्रंक रोड का निर्माण किया था जिसको GT रोड के नाम से जाते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका शुरुआत इसी ने किया था। ये बिहार का शेर जिसको कहते हैं, या फिर चलिए इसके तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें इसमें डी में ऑप्शन में। व्याख्या सुनते हैं, 2 बार रिपीट हो जाएगा आपका। शेरशाह सूरी ने स्थानीय उत्तरदायित्व की एक प्रणाली शुरू की जिसे चकदार प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें स्थानीय अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में कानूनी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व था। इस प्रणाली से प्रशासनिक दक्षता और अपराध नियंत्रण में सुधार हुआ, यानी कई लोगों को जो लोकल जो भी आपने काम किया, जो भी आपने अपराध किया, उसका दायित्व किसको दे दिया था? उसके आपका जो है आपका अधिकारी है उसको दे दिया था। आपका कानून और अधिकार जो अधिकारी है, अधिकारियों को, ऑफिसर को दे दिया। कथन 2 आपका जो है, शेरशाह सूरी ने रुपया एक चांदी का सिक्का प्रस्तुत किया जो मानक मुद्रा बन गया। उन्होंने साम्राज्य भर में कोलकाता एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत वजन और माप भी अपना स्टार्ट किया, यानी कि डायमेंशन या फिर मेजरमेंट करने के लिए भी इसने किया था। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए, जिससे व्यापार और आर्थिक स्थिरता में सुविधा हुई। नेक्स्ट है कथन 3 अगर देखेंगे तो शेरशाह सूरी जो है जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नवीनीकरण और सुधार करने का श्रेय दिया जाता है। जो कोलकाता, अब जो कि कोलकाता पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता कहते हैं, को पेशावर कहाँ तक है? पाकिस्तान तक से जोड़ने का वाला एक प्रमुख राजमार्ग था। उनके
प्रयासों से पूरे क्षेत्र में आपका व्यापार और संचार से में, यानी कि जो है उसमें क्योंकि इसमें अभी जो है आपका ट्रेन है, बस है या उस सुविधा, उसमें क्या हुआ करती थी, घोड़े में जो है सरचार हर एक 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना होता था एक पेपर यानी लेटर पर लिख करके रखते थे, और घोड़वार यानी अगले जो है 8 किलोमीटर, मान लीजिए डिस्टेंस है हमको पटना से लेकर के लखनऊ में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, यानी लखनऊ से यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एल है, लखनऊ से लेकर के हमको पटना तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, हर एक 8 किलोमीटर डिस्टेंस पर उनका एक होता था पोस्टल, ताकि वो शेयर करने के लिए, तो वहाँ से 8 किलोमीटर तक कोई पैदल चल के आया, कोई आया या फिर आकर के इस घुड़सवार को दे दिया, घुड़सवार तेजी से उसी समय लेकर के 8 किलोमीटर फिर ट्रांसफर करेगा, फिर इस तरह से ट्रांसफर कर करके इस तरह से इन्फॉर्मेशन है तेजी से, यानी 2 से 3 दिनों में वो ट्रांसफर हो जाती थी। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली से पटना तक इन्फॉर्मेशन उस समय 3 दिनों में वो शेयर हो जाती थी, घुड़सवार जो है तेजी से इन्फॉर्मेशन शेयर करता था। और यहाँ जो 8 किलोमीटर दौड़ करके घुड़सवार आया तो उसको भी रेस्ट मिल जाता था कुछ समय के लिए, वहाँ पर चना खाया, अपना में रेस्ट किया, बाकी जो घुड़सवार वहाँ पर दौड़ रहा है। इस तरह से वो पहली बार व्यवस्था किसने किया था स्टार्ट, तो शेरशाह सूरी ने। आई होप कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गया होगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े प्रशासनिक प्रभावों का सही क्रम है। तो सबसे छोटा जो आपको परगना था, फिर सरकार, फिर सूबा, इस तरह से देखते हैं, सबसे परगना, उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबा देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक प्रभावों के निम्नलिखित क्रमानुक्रम व्यवस्थित किया गया था, जिसमें आपका परगना सबसे छोटा, सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासनिक, जो मूलतः गाँव में एक समूह या राजस्व जिला से मिलकर के बना था, यानी इसको जो रिपोर्ट करता है गाँव वाले जिला को रिपोर्ट करते थे। सरकार जो होता है ये एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है, जिसमें से कोई भी परगना शामिल थे, कोई भी, यानी कई परगना, 1 2 3 जैसे आपके जिला में होते हैं, कई प्रखंड होते हैं, कई आपके अनुमंडल होते हैं जिले में। सूबा जो होता है ये सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग होता है, जिसमें कई सरकारें शामिल थी। यह एक प्रांत यानी एक बड़े क्षेत्र के रूप में जानते थे, जैसे आपका मगध हो गया, मगध में कई जिले आ गए, इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंधित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टिक कर लीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन पेपर लगाते हैं कि यहाँ पर सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, तो सत्य पूछ रहा है। सत्य के बारे में जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यह जो है मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जिसमें महिलाओं को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया था। विजयनगर साम्राज्य आपका जो है, इसमें बातें ये सही है। उन्होंने एक नई आपका स्थापत्य शैली विकसित की जो प्रोबिड शैली के नाम से जाना जाता है। ये भी बातें आपके दोनों बातें सही है। 72 आपका दोनों बातें सही है, दोनों बातें इसमें देख सकते हैं। व्याख्या जानते हैं, साम्राज्य में आपको महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये राजनीति, सामाजिक गतिविधियों और साहित्य में सक्रिय थी, यानी एक्टिव थी। यहाँ तक कि युद्धों में भी भाग लेती थी, युद्धों में भी भाग लेती थी। यह मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जहाँ महिला सरकार में काम करती थी और जहाँ विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। सोच सकते हैं अब 1828 में आकर के राजा राम मोहन राय जो है बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा को बंद करना, यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह हो रही है। तो मध्यकालीन भारत या फिर प्राचीन इतिहास जो हमारा है वो कहीं ज़्यादा सुदृढ़ थी। ये जो है कुरीतियाँ जो है आपको 100-200 साल मतलब 200 साल के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। विधवा पुनर्विवाह या फिर सती प्रथा, ये सारी चीज़ें इसमें आकर के 1700 के बाद जब से कई लोग जो आकर के ये सब क्रियाएँ हुई थी। आप देख सकते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, NCERT पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा था। कि वास्तुकला जो है प्रोविडा आपका शैली जो है, कौन सी शैली में, प्रोविडा शैली, मंदिर और महल के स्तंभों, दीवारों और छतों पर विस्तृत नक्शा आकाशी आपका मूर्तियां और सजावट के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा होगा। यस नो में भी जरूर आप बताइएगा किस तरह का अपना विचार, जिस तरह से अभी संदीप कुमार या कई लोग अपना विचार प्रकट करते हैं कि हाँ आप लोग जिस तरह से यूट्यूब पर जितना इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वो कहीं आपको नहीं मिल पाता है। तो वो सारे जो है एक एनर्जी और फ्यूल की तरह हमें काम करता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हेल्प कर सके, एक फ्यूल की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग के लिए भूकंपीय तरंगों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें सही क्या है इसके बारे में जानते हैं। पी तरंगे केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। धरातलीय तरंगों को सबसे विनाशकारी तरंगों के तरंगे की माना जाता है, इसमें बताइएगा क्या सही है। ABCD इसमें सही ही आपका जो है केवल और केवल सेकेंड आपका सही है। पी तरंगे ठोस के लिए नहीं काम करती है, ठोस के लिए नहीं करती है, तो केवल एक यानी कि बी ऑप्शन से इसका सही है। ठीक है,
पहला ऑप्शन जो है आपका गलत है। पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे जिसको कहते हैं भूकंपीय तरंगे, जो ठोस, तरल और गैस से गुजरती है, यानी तीनों अवस्था से जुड़ती है। एस तरंगे जो है विपरीत के विपरीत जो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती है। सबसे तीव्र आपका भूकंपीय तरंगे होती है और पृथ्वी की आंतरिक परतों से होकर के गुजर सकती है। आपका कथन 2 आपका सही है। धरातलीय तरंगे जिन्हें लव तरंगे यानी लव तरंगे, यानी ये वाला LOV वाला लव नहीं बल्कि लव तरंगे इसको कहते हैं ज्योग्राफी टर्म में। लव तरंगे और रेले तरंगे शामिल है जो पृथ्वी के सतह के साथ यात्रा करती है। पी और एस तरंगों की तुलना में इसमें उच्च आयाम होता है और लंबी अवधि के कारण भूकंप के दौरान सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। चलिए आई होप कि 2 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि थोड़ा नींद आ रहा है, तो इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। पृथ्वी के संरचना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर 74 देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें सही क्या है उसके बारे में जानते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसमें भंगुर, ऊपरी मंडल और क्रेस्ट शामिल होते हैं। बिल्कुल ये बातें सही है। और एंथोस्फेयर पृथ्वी के मंडल आपका की एक गर्म और अधिक तरल परत है जो स्थल मंडल के लिए नीचे होती है। दोनों बातें आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। देख सकते हैं कथन 1 आपका सही है कि स्थल आपका मंडल जो है भूपट्टी और मेंटल के सबसे ऊपरी हिस्से से बना है जो पृथ्वी की कठोर बाहरी परत बनाता है। यह भंगुर और ठोस है। कथन 2 आपका एस्ट्रोनोस्फेयर जो है एस्ट्रोनोस्फेयर स्थल मंडल के नीचे स्थित है और यह बहुत अधिक गर्म और अधिक लचीला है जिससे स्थल मंडल की कठोर प्लेटों के गति के में अधिक सहायता मिलती है, मतलब गति में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। कोलोरेडा जो है ज्वालामुखी निम्नलिखित में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। कोलोरेडा जो है सबसे अधिक विस्फोटक है। बिल्कुल बात सही है। यह तब तक बनता है जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और यह अंदर की ओर गिर जाता है जिससे पृथ्वी की सतह पर एक गड्ढा बन जाता है। बिल्कुल दोनों बातें सही है। दोनों बातें सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। कथन 1 आपका सही है। कोलोरेडा वास्तव में कुछ सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों में से जुड़े हैं। कोलोरेडा ज्वालामुखी के विस्फोट में अक्सर भारी मात्रा में मैग्मा निकलता है जिससे अत्यधिक तेज विस्फोट हो सकते हैं।